भगवंत मान साहब जो एक कलाकार भी रहे हैं और अब मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनको जोश में लाने के लिए आपकी तालियां वैसी होनी चाहिए। मान साहब, कैसा चल रहा है रंगला पंजाब? सबसे पहले TV9 ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभारी हूँ आपका कि आपने अपने इस कॉन्क्लेव में मुझे अपना पक्ष या फिर अपनी बातचीत रखने का मौका दिया और इतनी अच्छी ऑडियंस, इतने अच्छे लोग जो देश का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो उनके सामने आपने मुझे आज पेश किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जी, पंजाब देश की ऐसा स्टेट है जो हर वक्त हंसने के लिए, नाचने के लिए, गिद्दा भांगड़ा, फौज में भर्ती होने के लिए और मेडल जीतने के लिए और हरे भरे खेतों के लिए जानी जाती है। तो इसी को रंगला पंजाब कहते हैं। पंजाब की फसलों के रंग भी अलग हैं, पंजाब के लोगों के रंग भी जो हैं वो अलग हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे कोई कुदरती आफत आ जाए, चाहे टर्की में भूकंप आ जाए, श्रीलंका में सुनामी आ जाए, नेपाल में कोई कुदरती आफत हो जाए, इंटरनेशनली मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई कुदरती आफत आ जाए, वहाँ रेड क्रॉस लोगों की मदद के लिए पहुँचे ना पहुँचे, देरी से पहुँचे, लेकिन पंजाबियों का जो लंगर है वो सबसे पहले वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये एक वरदान प्राप्त है उस धरती को। बहुत ब्लेस्ड लैंड है, गुरुओं की, पीरों की, शायरों की, साहित्यकारों की, शहीदों की धरती है। और पंजाब में जो भी बीज आप बीजोगे वो उग जाता है। इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी उपजाऊ धरती है, जो भी बीज बीजोगे वो उग जाता है। लेकिन एक बात मैं आज ज़रूर कहनी चाहूँगा, नफ़रत का बीज पंजाब में बिल्कुल नहीं उगता। हमारी सोशल बॉन्डिंग हिंदू, सिख, मुसलमान, बौद्धी, ईसाई, जैनी, जितने भी धर्मों के लोग हैं वो इकट्ठे रहते हैं और वो अपने त्यौहार, अभी ईद मना के हटे हम, फिर संग्रांद आ जाती है, फिर गुरपुरब आ जाता है, हनुमान जयंती आ जाती है, रामनवमी आ जाती है, एक दूसरे के घर पे जाके बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में इकट्ठे रहते हैं। तो भारत है वांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर हमारा देश एक अंगूठी है तो उसमें हीरे का नग जो है वो पंजाब है। इस नग की जो चमक है वो फीकी नहीं पड़ेगी, कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। मान साहब, 4 साल आपकी सरकार को हो गए, 1 साल बचा है। जनता से कहा हुआ क्या क्या आपने कर दिया और क्या क्या बाकी? अगर यही प्रोग्राम दिल्ली की बजाय पंजाब में होता तो शायद मुझे बोलना ना पड़ता, ये जनता से पूछ लेते आप। पहली बार हुआ है देश की राजनीति में कि जितने मैनिफेस्टो में हमने गारंटियां दी थी, वादे नहीं थे, गारंटियां थी। अरविंद केजरीवाल की गारंटी, भगवंत मान की गारंटी, जितनी गारंटियां हमने दी थी 5 साल में पूरी करने की, वो 4 साल में पूरी करके, बल्कि कुछ तो ऐसी भी गारंटियां हमने पूरी कर दी जो हमने लिखा भी नहीं था। टोल प्लाजे, हमने 19 टोल प्लाजे बंद कर दिए जो अपनी मियाद से, एक्सपायरी डेट से ज़्यादा चल चुके थे। 19 टोल प्लाजे बंद करने से एक दिन में 70 लाख रुपए पंजाबियों का बचता है सड़क पर, जो वो टैक्स देते थे। तो ये हमने लिखा नहीं था, लेकिन हमने SSF बनाई, सड़क सुरक्षा फोर्स। पंजाब में एक नई पुलिस बनाई हमने जो सड़कों पे रहती है। बस वो एक्सीडेंट होता है कोई तो विदिन 6 मिनट्स एंड 25 सेकेंड उनका रिस्पॉन्ड टाइम है, वो गाड़ी वहाँ पे आ जाती है। वो जो जख्मी हैं उनको फर्स्ट एड, उनकी ब्लीडिंग रोकते हैं, पट्टियाँ करते हैं, उनको पेन किलर दे के उनको स्ट्रेचर पे, अगर कोई सीरियस है किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वो सिर्फ सड़क पर जख्मियों को बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए बनाई गई पुलिस है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में टॉप पे था हमारा सूबा जो है, हमारी स्टेट, एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ
15, ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पार्लियामेंट में था, मैंने डाटा निकलवाया था। 15 व्यक्ति हर रोज ऑन द स्पॉट जो मौत का शिकार हो जाते थे पंजाब में। अगर महीने में लगाएं तो 450, इसको साल में करें तो ये लगभग 5000 के आसपास ये चला जाता था। 5000 बंदा ऑन द स्पॉट मर जाता था एक साल में। आज एसएसएफ की वजह से ये मृत्यु दर जो है 48% कम हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। तो आमतौर पे कहा जाता है ना, सरकार जो है वो अपनी स्टेट के नागरिकों की जान माल की रक्षा करती है। तो हम जान की भी रक्षा करते हैं, माल की भी रक्षा करते हैं। माल मीन्स जो गाड़ियों में सोना और कैश था, करोड़ों रुपए के जेवरात और करोड़ों रुपए कैश। कई बार शादी में जा रहा होता है परिवार, एक्सीडेंट हो गया, तब कोई अपना पर्स थोड़ी देखता है कि मेरा पर्स कहाँ रह गया। वो उनको कलेक्ट करके सारा सामान वो उनको घर पे दे के आते हैं। जान और माल दोनों की रक्षा कर रही है पंजाब सरकार। तो आपने कुछ दिन पहले पंजाब की महिलाओं को भी तोहफा दिया। जनरल कैटेगरी को की महिलाओं को 1000 रुपए, SC ST कैटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपको चौथे साल याद आई, अब चौथा साल पूरा हो रहा है, पांचवा बाकी है केवल 1 साल, तब आपको महिलाओं की याद आ रही। पहली बात तो यह, जो वादे किए जाते हैं, जो गारंटी दी जाती है, वो 5 साल में ड्यूरिंग गवर्नमेंट वो उस स्कीम को लागू करने का दिया जाता है। नंबर 2, विपक्ष में कौन कौन है? विपक्ष में कौन कौन है? आप किसी को नहीं गिनते? नहीं, आपको तो पता होगा ना, बीजेपी है ना, बीजेपी विपक्ष में है। वहां बीजेपी है, आप उसको गिनते हैं कि तो नहीं? पहले कांग्रेस को गिनते हैं क्या? पहले उनके वाला 15 लाख अकालियों को क्या था। कहते हैं आप? पहले उनके वाला 15 लाख आ चुका था। हमने सोचा पहले उनको खर्च करने दो, पहले हर एक के खाते में आना था ना 15-15 लाख। आपके खाते में आ गया होगा। फिर कांग्रेस की घर घर की नौकरी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, कैप्टन ने 100 चक्की, हर घर में नौकरी पक्की। तो फिर नौकरियां मिलने लगी। पहले वाली नौकरियां बहुत थी, हमने कहा थोड़ा रिटायर होने दो, तो उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो फिर अकाली दल का वो जो नोटों से भरे हुए ट्रक जाने थे दिल्ली से, वो पता नहीं कौन सी चुंगी पे खड़े थे, हमने कहा ट्रक ले लेते हैं पहले। तो विपक्ष किस मुंह से ये कह रहा है कि अब महिलाएं याद आ गई? हमने पहले साल से वादे पूरे करने शुरू कर दिए थे। मार्च में हमने टेक ओवर किया, मार्च 22 में। जून में पहला बिल जो था वो माफ कर दिया था हमने। इस वक्त 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। 600 यूनिट माफ हैं, 2 महीने का साइकिल है, 600 यूनिट माफ हैं और सबके लिए है। इसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 है 2 महीने बाद, तो आपको बिल नहीं आएगा। अगर आपके एसी भी लगा हुआ है, इस तरीके से एसी को आप इस्तेमाल करते हो कि आपकी रीडिंग 600 से ज़्यादा नहीं हो रही, तो आपका बिल माफ़ हो जाएगा। तो हमारे पास बिजली भी है, ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को हमने जो है वो घाटे में कर दिया। पंजाब सरकार ने पहली बार देश में हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, वो सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एक ही बंदा खरीद रहा है। हमने जीवीके कंपनी का थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का गोविंदवाल साहब में हमने वो खरीदा है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा है, ये पहली बार हुआ है 540 मेगावाट का। हमने कोयले की माइन है हमारी झारखंड में, पछवाड़ा कोल माइन है पंजाब सरकार की, वो बंद पड़ी थी। जानबूझकर ये कांग्रेसी, अकाली और बीजेपी वाले इकट्ठे सरकारें चलाते थे, जानबूझकर प्राइवेट कोल माइन से लेते थे ताकि उनका कमीशन में हिस्सा ले सकें। हमने अपनी कोल माइन चलाई। आज पंजाब जो है बिजली सरप्लस है, दिन में बिजली आती है, खेतों में फ्री है, गांव में भी जो घरों की बिजली है वो भी 90% घरों को फ्री है। पहले ही साल ये फैसला लागू किया था। ये कहते थे विपक्ष वाले इनसे बिजली का बिल फ्री नहीं होगा। फिर कहने लगे कि इनसे नौकरियां नहीं दी जाएंगी। 65,264 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। 1 रुपया भी अगर कोई ये साबित कर दे कि 1 रुपया लग गया
नौकरी लेने के लिए, या किसी एमएलए या मंत्री की सिफारिश लगानी पड़ी, या कोई किसी के बेटे के नंबर 480 आ गए लेकिन 460 वाला नौकरी इसलिए ले गया कि उसके बाप को कोई मंत्री जानता था। एक बंदा भी अगर 65,000 से ज़्यादा नौकरियां देती हैं, अगर एक बंदा भी आप निकाल दो कि मैं उसका देनदार हूँ, यही चीज़ें तो ख़त्म करने आए हैं सर। एंटी करप्शन मूवमेंट से तो पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी हमारी। तो अगर हम भी यही करने लगे तो फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? तो फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 1 साल नहीं चलेगी, वो भी पूरा हो गया। फिर ये कहने लगे कि इनसे जो फसलें जो है टाइम पे नहीं उठाई जाएंगी, वो भी टाइम पे उठने लगी। फिर ये कहने लगे पंजाब की नहरें जो हैं उनमें से पानी जो देने का वादा किया ये पूरा नहीं होगा, वो भी हो गया। फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 2 साल नहीं चलेगी, 2 साल भी पूरे हो गए। फिर ये कहने लगे ये 27 तक नहीं चलेंगे, 27 भी आने वाली है। अब ये कहने लगे 27 में कहेंगे ये 32 तक ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे, उसके बाद ये 37 तक जाएंगे, फिर 42 तक, फिर 47 तक। जाने दो सर, हमें क्या लेना है, बोलने दो उनको। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें ये पता था कि ये बिल्कुल झूठा केस है। ठीक है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास जो जांच एजेंसियां उनके तोते की तरह काम करती हैं। तोते को जो चूरी डालेगा उसके लिए मिठू मिठू बोलता है वो तो हमें पता था कि ये गलत है, क्योंकि नई पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी द्वारा। पहले इन्होंने बाल ठाकरे की पार्टी ख़त्म की, नामों और निशान। हम कहते नहीं कि फलां फलां का तो नामों निशान मिटा दिया, ये नाम भी मिटाते हैं, उनका निशान भी मिटाते हैं, उनका तीर कमान भी ले गए छीन के। और ऐसे ही उनका शरद पवार की पार्टी का किया, ऐसी चौटाला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का किया, ऐसी नवीन पटनायक के साथ किया। ठीक है ना, ये वो है, वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद की अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो खत्म कर दिया बस वो। तो ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही, तो इनके नेताओं को अंदर कर दो। जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, जिसने हॉस्पिटल बनाए उसको अंदर कर दो, जो इनका सुप्रीमो है उसको अंदर कर दो। संजय सिंह वहां बोलते थे पार्लियामेंट में, उसको अंदर कर दो। अब माननीय हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो केस भी नहीं चल सकता। मैं बरी थोड़ी कह रहा हूं कि बरी हो गए, अरे केस ही नहीं चला। वो कहते हैं आपके पास ऐसे सबूत ही नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि केस ही नहीं बनता जी। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया, और अभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी। इसको जीत की तरह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए कि सीबीआई किसकी है, फिर बिना सबूतों के इन्होंने कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया? ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी जो छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी, जो भी दाग दूग लगे हुए हैं वो वॉशिंग मशीन में से निकाल दो। और ऐड भी आजकल ऐसे आते हैं, दाग अच्छे हैं, है ना। तो ये जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वही इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया बाद में। जो महाकरप्ट है देश का वो बीजेपी में शामिल हो जाए वो ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ पार्टियां खत्म करते हैं, 24 घंटे इनका देश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि शिक्षा कैसे देश में अपग्रेड की जाए, सेहत की मामले में अपग्रेड किया जाए ना, कि कौन सी पार्टी तोड़ी जाए, किसके एमएलए खरीदे जाएं, कौन से मीडिया वाला क्या बोलता है, किस मीडिया को क्या कहलवाना है, ये इस बात पे रहता है। ये आपका अजम्पशन तो नहीं? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार क्यों उनके साथ बने रहते हैं जी? अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहाँ है? अब कहाँ है? गठबंधन में है क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? मतलब एक मैंने कभी नहीं सुना कि एक डीजीपी कहे मुझे सिपाही बनने का मजा लेना है। डीजीपी कहे कि मुझे सिपाही बनना है, बड़ा अच्छा लगेगा। कहां गया फिर नीतीश कुमार?
रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद हैं जी? केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। है जी। शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इको आ रही है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी, हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है हाँ। कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी, हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहाँ गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है, ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आ गए होंगे, उनको 44 भी आ गए होंगे, कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर? जिनका एक सूट 10 लाख का बिकता है, जहां नमो नमो लिखा होता है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, तो उनके बारे में रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है? और रेखा गुप्ता जी ने एक नया तरीका, वो में मैंने सुना बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि हमारे हर रोज मंत्री जाएंगे कूड़े के पहाड़ के पास, उठाएंगे नहीं उनको, ये बोलेंगे तुम्हें जाना होगा। अगर दिल्ली के लोग कहने लगे रेखा जी तुमको भी जाना होगा, तो फिर क्या करोगे? लोगों की चलती है इस डेमोक्रेसी में, मंत्रियों की कूड़े का पहाड़ नहीं सुनेगा, लेकिन अगर लोगों ने सुन ली ना कि पहले इसी को जाना होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा सर। वो तो कह रही हैं कि हम तो कूड़े का पहाड़ हटा के मानेंगे, यमुना को साफ करके मानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों वालों को इतनी फैसिलिटियां दी, अब कहते हैं झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे। तो सारी जितनी फैसिलिटियां दे रहे थे उनको बोलते, बिजली के बिल भी आने लगे, उनको ये फ्री भी बोलते हैं। तो भाई साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ कर रहे हो, और जो गरीब है, देखो गरीब भी बस्तियों में रहती है, गरीबी छोटे छोटे गांवों में रहती है, और सब्सिडियां मिलती हैं बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बंदों को। पंजाबी में कविता एक कि शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, मतलब जो धूड़ है, धूल तो शीशे पर जमी हुई है, लेकिन साफ कर रहे हो दीवार को। शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिलदां सांभी जांदे ने, वर के पाड़ी जांदे ने, जिउंदियां दे गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाड़ी जांदे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, जरा जवाब ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जाते हैं, जो दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, आप अगर छोटा सा काम करते हो ये भी बड़ी नाली की गैस से चाय बनाओ। अब कह रहे हैं कि लंबा चलेगा ये युद्ध, ये जो ये ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का पंगा है ना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं ये लंबा चलेगा। बोला था ना, आज ही बोला है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बने? गाड़ी को धक्का लगाना सीखें। कहते गाड़ी खुद चलाओ। मैंने कहा ड्राइवर भी चलाएगा तेल के बिना तो वो भी नहीं चला पाएगा। टीवी 9 के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ की जरूरत इस समय भी है, वैसे ही जैसे आपदा के उस वक्त में सबने साथ मिलकर उस समय की आपदा को पार किया, एक बार फिर पार करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो स्कूल का मॉडल आपने बताया, पंजाब के स्कूलों की भी आप तारीफ करते हैं, और देखने को भी ये मिल रहा है कि वहां से बड़े मेधावी बच्चे निकल रहे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों से। वहां के बच्चे नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। इतने अच्छे स्कूलों में आम आदमी पार्टी के विधायक अगर देखा जाए तो केवल एक विधायक ऐसे हैं जिनका बच्चा वहां पढ़ रहा है। इतनी बढ़िया सुविधाओं से आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों वंचित रह रहे हैं? हमने कब कहा है जी कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, इसमें बच्चे ना पढ़ाओ? हमने ये कहा है कि सरकारी स्कूलों की
एजुकेशन का लेवल प्राइवेट के बराबर कर देंगे। आपकी मर्जी होगी, इट्स अप टू यू कि आपने बच्चा सरकारी में पढ़ाना है या प्राइवेट में पढ़ाना है। पढ़ाई का लेवल एक ही होगा। हाँ, उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगेगी, बाकी उनकी मर्जी है सर। हमने कब कहा कि बंद कर दो? हमने कब कहा प्राइवेट बसों में मत चढ़ो? हम सरकारी बसों को प्राइवेट बसों के बराबर उतनी ही सुंदर वो होंगी। हम हर सरकारी चीज से डरते हैं सर। जिस चीज के ना सामने सरकारी लग जाए ना, हमारा शक होने लगता है, क्योंकि इतना 70-80 साल में यही इन्होंने हमें इमेज बना के दिया देश का। सरकारी अस्पताल में हम इलाज नहीं करवाना चाहते, सरकारी बस में हम चढ़ना नहीं चाहते, सरकारी कॉलेज में हम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी जरूर लेना चाहते हैं, वो सरकारी हो जाए, क्योंकि वो आगे तक वो पेंशन आगे माँ को बाप को आगे मिलती रहती है पेंशन, वो सेफ्टी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देंगे, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई हो। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी नीट का पेपर क्लियर करें, जेई मेन, जेई एडवांस का पेपर क्लियर करें और आगे बढ़ें। अगर वहाँ पढ़ाना है वहाँ पढ़ा लो, यहाँ पढ़ाना है यहाँ पढ़ा लो। जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि क्या आपके इन तमाम प्रयासों के बावजूद और सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया स्तर का बना देने के बावजूद लोगों के अंदर यह परसेप्शन अभी हट नहीं रहा है कि नहीं, पंजाब में परसेंटेज जो पंजाब में सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन का परसेंटेज है वो 34-35% रह गया था, आज 100% से ऊपर जा रहा है। अब हमें सिफारिश आ रही है कि वहाँ सरकारी स्कूल में, स्कूल ऑफ एमिनेंस में हमें दाखिला दिलवा दो। ये 4 साल में किया है सर। 1 मिनट ये याद रखना, 4 साल हुए हैं सिर्फ हमें आए हुए। इससे पहले वालों के 76 साल खराब करने में लगे हैं। एक अपने तश्मे वाला बूट होगा किसी के पास, शू होगा, उसको 2 दिन ना खोले ना उसकी गांठ को, तो तीसरे दिन या तो चाकू की नोक से या कोई तीखी चीज डाल के उसको खोलना पड़ता है, जो गांठ हो जाती ना। हमारे को 76 साल पुरानी शू मिले हैं, अब उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मान साहब, और इसीलिए शायद उन्होंने फीते वाले जूते पहनना बंद कर दिए हैं। नहीं, बात ये है। अब लेकिन आप इधर कह रहे हैं कि मेरे को 4 साल देखे हुए हैं केवल, वो 76 साल की बात। 1 मिनट, आप तो हमारे 4 साल के कामों पर कर रहे हो, तो इनको 12 साल हो गए, अभी तक नेहरू को गालियां दे रहे हैं। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। 1 मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। बस उसके बाद मोदी मोदी। आप ये जो बात कह रहे हैं कि कब पीछे वाली सरकारों को दोष देना बंद करना चाहिए, इसका यार्डस्टिक आपने क्या तय किया है? नंबर 1। नंबर 2, अभी दिल्ली में आपने लगातार काम किया, आपको लगातार मौके मिले, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि हमको तो बड़ी खस्ताहाल दिल्ली मिली है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, ये वही है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 साल किसी को मिले हैं, उससे पहले 70 साल किसी और के थे, तो उनको नहीं, यहाँ तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लंबा मौका दिया। 12 साल तो प्रधानमंत्री जी को हो गए ना दिल्ली पे राज करते हुए। इससे पहले केजरीवाल की दिल्ली थोड़ी थी वो, ना पुलिस थी उनके पास, ना कोई महकमे में काम करने देते थे। वो दिल्ली भी बीजेपी की थी, नाम के आप खुद ही कहते थे बीजेपी वाले, ये तो नाम का ही मुख्यमंत्री है, चलती तो हमारी है। तो मतलब उस तो समय फिर के काम खस्ता हालत किसने की थी फिर? तो उस समय के आप टेन्योर में काम भी गिना देते हैं और फिर ये भी कहते हैं वो कि काम है जो इतने संकट के बावजूद भी कर दिए। हमारी अब ये जब आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं, मान साहब, पे शक कर लो, किसी और पे शक कर लें, हमारी नीयत पे शक नहीं कर सकते। नीयत हमारी अच्छी है। आम आदमी पार्टी, हम लोग क्या कोई पॉलिटिशियन बनने आए थे? मैं तो बहुत फेमस आर्टिस्ट था,
मैं तो लाफ्टर चैलेंज में था, बॉलीवुड में भी चले गए थे। मैं तो पंजाबी में तो बहुत पहले 17 साल का था जब भगवंत मान बन गया था। आप जन सेवा के लिए आए। मुझे तो क्या मैं जरूरत थी इसी में यहाँ पे आने की? नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मान साहब हैं, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं पंजाब के। पंजाब में तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज चौहान के नाम पे वोट मांगे, उनको इधर ले आए। मुझे यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। आपको भी नहीं पता होगा मुख्यमंत्री कौन है? आप बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। अभी कुछ देर बाद यहाँ मोहन यादव आने वाले हैं। आपको मीडिया वालों को नहीं पता यार कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मैं तो पता कह तो नहीं, रहा किसी हूं, को भी लाके खड़ा कर मोहन देते हैं, यादव यहाँ उसको आने बोलते वाले। हैं तुमने साइन करने चलाएंगे हम। भाई नेशनल पार्टी है हमारे, वो कन्वीनर हैं, तो उनको कहते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए पंजाब में। तो जब अमित शाह जाते हैं, अमित शाह कोटकपूरा रहते हैं क्या? अमित शाह भी तो दिल्ली से जाते हैं। उधर हरीश चौधरी जाते हैं, उनका राहुल गांधी जाता है, राहुल गांधी क्या मोगा में रहते हैं? तो नेशनल पार्टी है हमारी, भी नेशनल पार्टी है, एक्सेप्ट कर लो इसको। अभी तक हजम नहीं हो पा रहा है इनको कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। वो हमारे नेशनल कन्वीनर है, गुजरात जाएंगे। मैं भी जा रहा हूँ अमित गुजरात। शाह कल अभी जब कल पंजाब गुजरात गए। होंगे जी, कल हम गुजरात जाएंगे जी। तो गुजरात ना जाए जी, तो गुजरात ना जाए हम। पूरा देश हमारा है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नहीं, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह जब पंजाब आए तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है, और अरविंद केजरीवाल यहाँ इसलिए आते हैं ताकि सीएम के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सके। भाई साहब, मैं आपको ये, फिर मैं आपके प्रोग्राम में ना आता। पहले आपने दिल्ली का प्रोग्राम रखा, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में आओ, चंडीगढ़ लगाओ सेट। अब मैं आपके लिए दिल्ली आया हूं, आप इसको ये कहोगे कि ये तो अरविंद केजरीवाल को लेने आया इसलिए हमारा प्रो शो भी कर गया। कितने दिन पहले बुकिंग की थी आपने मेरे वाली? कमाल है यार। कितने दिन पहले आए थे आपके चीफ एडिटर मेरे पास कि ये कृपया 24 तारीख को आ जाना प्लीज। तो मैं दिल्ली आया हूं ना, अब फिर दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली देश की राजधानी है। वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भाई, जो देश चला रहे हैं? कि अहमदाबाद से चलाते फिर? भाई दिल्ली देश की राजधानी है, यहां आना पड़ता है। ये पॉलिटिकल राजधानी है, यहां से दिल्ली देश के फैसले होते हैं तो आना पड़ता है। हमारे लिए तो आप ना ऐसे ऐसे, वो आप ये इधर क्यों गए जी, आपने ये कपड़े क्यों पहन लिए, आपके शू इतने के हैं, आपके जो जैकेट है ये इतने। यार क्या ये मुद्दे हैं कि लोगों के? स्कूलों की बात पूछ लो। कोई पंजाब की तरक्की जो हुई है, जो 43,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, वो पूछ लो। महारानी 4 देख लेना। आरडीएफ के पैसे मेरे भी रोक रखे हैं 8,000 करोड़। उसमें भी कह रहे हैं ना वो महारानी 4 में कि जिस स्टेट को रोकना है, जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं है, वहां राज्यपाल से तंग करवाते हैं। ये राज्यपाल का काम होता है सिर्फ बैठ के संविधान का वो देखना कि संविधान की उल्लंघना तो नहीं हो रही। राज्यपाल पॉलिटिकल रैलियां करते हैं, बंगाल में तंग करते हैं, तमिलनाडु में तंग करते हैं, केरला में तंग करते हैं, पंजाब में करते हैं। राज्यपाल छोड़ रखे हैं सफेद हाथी। किस चीज के हैं राज्यपाल, किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी में इलेक्टेड चलते हैं सर, सिलेक्टेड नहीं चलते। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये सिलेक्टेड राज्यपाल को सुबह 4 बजे उठा के कहते हैं तू एक बार ओथ करवा दे, बाकी बंदे हम बाद में पूरे कर लेंगे। महाराष्ट्र में किया नहीं था ऐसा? 4 बजे कोई ओथ होती है सर? और पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, पार्लियामेंट की हेड जो है वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति आएगी तो प्रधानमंत्री नहीं बोल पाएंगे, चीफ गेस्ट राष्ट्रपति होगी, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं। और जो जहाज जिसमें जाते हैं मोदी जी, उसमें कभी विदेश मंत्री गए हैं? जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, वो सिर्फ एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, खुद ही जाते हैं, अकेले जाते हैं। तो दिल्ली के संदर्भ में आपकी टिप्पणियां बहुत है मान हैं साहब, जी? मतलब निगाह दिल्ली पे है आपकी। हैं जी? दिल्ली के संदर्भ में जो मैं टिप्पणियां देख रहा हूं, निगाह आपकी पंजाब में रहते हुए दिल्ली की तरफ है। पूरे देश की निगाह दिल्ली की तरफ है। क्यों हमारी आंखों में काला मोतिया उतरा गए? हम भी आप देख कुछ दिन सकते हैं पहले दिल्ली की तरफ। एक कॉलेज में आप एक किस्सा सुना रहे थे, आपने कॉलेज की लव स्टोरी वो पंजाबी में थी, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई वो बात।
वो किस्सा क्या था? वो उस समय होता है जी, हम अपनी तरफ से हो जाता, क्रश हो जाता है उस टाइम पे। बाद में खुद बंदे को भी नहीं पता होता मैं कुछ बन जाऊंगा, हो जाता है ऐसा। कॉलेज के टाइम पे अगर ऐसा ना हो तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सर उस उम्र में। ठीक है। तो वो था क्या? पंजाबी में आपने बताया था, तो फिर हिंदी में उसकी तर्जुमानी ठीक नहीं है क्या? वो तो अपनी तरफ से कुछ जो वन वे होता है वो चलता था। जब उस कुछ बन गए तो वो दोबारा मिले तो मैंने उनको बोल दिया कि अगर उस दिन झगड़ा ना होता तो शायद इस गाड़ी से इकट्ठे उतरते। तो उसने कहा कि मुझे कौन सा पता था इतने बड़े बंदे बन जाओगे। मैंने कहा अब तो क्या करेंगे, मैं क्या करूँ इसमें। वो तो आपका भी होगा ऐसा तो। आप मंचों से आपकी किकली बड़ी पसंद आती है लोगों को, लेकिन इधर बहुत दिनों से किकली सुनी नहीं है लोगों ने। आजकल आप किकली कम सुनाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि इलेक्शन के समय बहुत कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जो कविता के जरिए आप 4 लाइनों में कह सकते हो वो शायद 2 घंटे के भाषण में नहीं कह सकते। तो यही चीज़ मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद हुई कि मैं कविता लिख लेता था। कविता के जरिए मैं पार्लियामेंट में जब बोलता था मुझे टाइम कम मिलता था, लेकिन उस टाइम को मैं इस्तेमाल करता था कविता के रूप में। कई बार मैंने पार्लियामेंट में छोटी छोटी कविताएं भी वो भी सुनाई थी। अच्छे दिन कब आने वाले हैं, वो अगर मैं 2 घंटे पूछता तो फिर भी मैं अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन कविता के जरिए थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो इसलिए एक कविता थी, वो किकली भी एक कविता थी। आने वाले इलेक्शन में और लिख लेंगे। घर की इस खेती वक्त है। भी लोगों को इंतजार है, कोई किकली तो इस वक्त भी हो जानी चाहिए। कोई तो याद वो होगी, तो या कोई ये अभी था आप कि- तो स्पॉन्टेनियस नहीं, बना मैं देते हैं। सुना तो दूंगा, लेकिन है तो वो अभी भी वही लागू है कि किकली कलीर दी गप सुखवीर दी, चिट्टा मेरे भाई दा बार्डर तो मंगाई दा, खुला बरताई दा दसो किन्ना चाहिदा, चिट्टा साडा लहू वे मैं बादलों दी बहू वे। तो सारा परिवार ही जब एक राजनीति में है, जो बहू है वो केंद्र में मंत्री, बाप जो ससुर है वो पंजाब का मुख्यमंत्री, जो हस्बैंड है वो पंजाब का डिप्टी मुख्यमंत्री, जो भाई है वो पंजाब का मंत्री, जो बहनोई है वो भी मंत्री, और सारा कुछ ही अपने लिए रख लिया। तो परिवार बाद इतना ज़्यादा, तो फिर आम लोग जो हैं वो अपने आप को चीटेड फील करते हैं कि हम लोग भी हैं पार्टी में, हम लोगों ने भी पार्टी बनाने में कार्यकर्ता। और आम आदमी पार्टी ऐसी है जो आम लोगों को मौका देती है। हमारे जो 92 हमारे एमएलए जो चुने गए थे दो, उनमें से 82 जो थे वो फर्स्ट टाइमर थे। तो मतलब अगर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी पहली बार जीता था। तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पहले से बहुत ना जाने गए चेहरे को सीएम बना दे, तो वो तो देखिए किसी नए नवेले को बना देती है, आप नाम पूछने लगते हैं। लेकिन आप जब नए लोगों को आप कहते हैं कि जिनका कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं है, उनको भी मौके देते हैं, तो ये मौका हो जाता है। नहीं, जो जिनका राजनीति में, हमारे पास तो है ही बहुत ज़्यादा फ्रेशर। हमारी पार्टी में तो फ्रेशर थे। मैं पहली बार एमएलए बना और पहली बार ही मेरे नाम पे लड़ा गया इलेक्शन, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया इसका मतलब। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, अब तजर्बा भी हो गया। तो तजर्बा तो एक्सपीरियंस तो कहते हैं एक्सपीरियंस वो कंगा है जो आदमी को उस वक्त मिलता है जब वो गंजा हो जाता है। इसीलिए दूसरों के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर लो ताकि आपके पास कंगा उस समय आ जाए जब आपके बाल हो। बहुत धन्यवाद मान साहब, आपने कमाल की साहबगोई के साथ। जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई पुराने जन्म का मानता हूँ। मेरी औकात नहीं है जिस ओहदे पे लोगों ने बिठा दिया, लेकिन उन उम्मीदों को मैं पूरी करना चाहता हूँ पंजाब के सिलसिले में ख़ास तौर पे कि जे मैं देखा अमला बल्ले, अगर मैं अपने काम की तरफ देखूँ, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोगों की रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। धन्यवाद मान साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं भगवंत मान जी के अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगी टीवी 9 नेटवर्क के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को मंच पर आने के लिए।